60,000 करोड़ रुपीस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI 60,000 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रहा है। यह फंड रेजिंग NHAI के एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इस स्ट्रैटेजी के अंडर NHAI 24 हाईवे स्ट्रेचेस को मोनेटाइज करेगा, जिनका इनिशियल डिस्टेंस 1472 किलोमीटर्स होगा। फ्यूचर में और एसेट्स मोनेटाइज करने का भी प्लान है। ये पैसे NHAI अपने इन्वेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू रेज करेगा। NHAI के इन्वेट का नाम NHIT या नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के थ्रू NHAI अपने ऑपरेशंस के लिए फंड्स भी रेज कर पाएगा और आप और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। NHIT फाइनेंशियल ईयर 22 से फंड्स रेज कर रहा है। तब से आज तक ट्रस्ट ने 43,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा रेज किया है। इन फंड्स को रेज करने के लिए ट्रस्ट ने 2,345 किलोमीटर के हाईवे एसेट्स मोनेटाइज किए हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें फाइनेंशियल ईयर 22 से आज तक के फंड रेजिंग का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। नए राउंड ऑफ फंड रेजिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पहली बार TOT या टोल ऑपरेट ट्रांसफर मैकेनिज्म का यूज होगा। 2008 में BOT या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे ऑपरेट करते थे। इसके बाद हाईवेज EPC या इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल और HAM या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे ऑपरेट करते थे। लेकिन ये बॉट, HAM, EPC और TOT मॉडल्स एग्जैक्टली हैं क्या? इन मॉडल्स के प्रॉब्लम्स क्या थे? अब NHAI प्राइवेट प्लेयर्स से फंड रेज करने में फोकस क्यों कर रहा है? फ्यूचर में ये स्पेस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन हाईवेज के फंडिंग मॉडल्स को समझेंगे, साथ ही हम इन मॉडल्स की प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। हम NHIT के सबसे रीसेंट प्राइवेट फंड रेजिंग मेथड को भी समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में इन ट्रस्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया BOT या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। इस मॉडल की शुरुआत 2008 में हुई। इस मॉडल में प्राइवेट कंपनीज हाईवे स्ट्रेचेस कंस्ट्रक्ट करते थे। इस कंस्ट्रक्शन में प्राइवेट कंपनीज खुद का कैपिटल यूज करते थे। कंस्ट्रक्शन के बाद ये प्राइवेट कंपनीज ही 20 to 30 ईयर्स के लिए हाईवेज को ऑपरेट करते थे और इनसे टोल्स कलेक्ट करते थे। इन टोल कलेक्शन से प्राइवेट कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकवर करते थे और इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारा अमाउंट कंपनी का प्रॉफिट होता। 20 to 30 इयर्स का पीरियड खत्म होने के बाद हाईवे के पार्ट का ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता था। आइडिया काफी अच्छा था। प्राइवेट कंपनीज के पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल होता था, वो हाईवेज बना के उससे प्रॉफिट्स कमा लेते। गवर्नमेंट के लिए भी रोड कंस्ट्रक्ट हो जाते थे। इन प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स भी ल्यूक्रेटिव थे। जहां ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स 10% रिटर्न्स जनरेट कर सकते थे, बॉट प्रोजेक्ट्स के पोटेंशियल रिटर्न्स 100% तक जा सकते थे। कुछ टाइम तक ये मॉडल सक्सेसफुल भी था। 2008 से 2012 तक सारे अवॉर्डेड हाईवे प्रोजेक्ट्स में से 96% बॉट प्रोजेक्ट्स थे। HCC, गैमॉन और IVRCL जैसे कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड भी करते थे। लेकिन फिर बात बिगड़ने लगी। कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे डेट बर्डन बढ़ने लगा। बैंक्स के बैड लोन्स एक्यूमुलेट होने लग गए। लोगों की जॉब्स चली गई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वीक हो गया और फाइनली 2019 तक प्राइवेट प्लेयर्स को नए बॉट कॉन्ट्रैक्ट मिलने बंद हो गए। लेकिन बॉट मॉडल जब इतना अच्छा चल रहा था तो फिर इतना बड़ा फेलियर कैसे बन गया? इस मॉडल में 3 मेजर चैलेंजेस थे: अग्रेसिव बिडिंग, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल हर्डल्स। चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एग्रेसिव बिडिंग। जैसा मैंने बताया, बॉट मॉडल काफी ल्यूक्रेटिव था। बेस्ट केस सिनेरियो में कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल कर सकती थी। इस पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए कंपनीज अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा के बिड्स लगाने लगे। हाईवेज की ट्रैफिक प्रोजेक्शंस के बेसिस पे कंपनीज बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन ये प्रोजेक्शंस इन्फ्लेटेड निकले। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेशन से कम हो गए और उन पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ने लगा। दूसरा चैलेंज था लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स। बॉट मॉडल में प्राइवेट प्लेयर्स को पूरा प्रोजेक्ट खुद हैंडल करना पड़ता था। मतलब सिर्फ रोड्स का कंस्ट्रक्शन ही नहीं, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड एक्विजिशन भी। लेकिन लैंड एक्विजिशन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत पेपर वर्क और रेगुलेटरी प्रोसीजर से डील करना पड़ता था। इन प्रोसीजर्स में बहुत डिलेज होते थे। कई प्रोजेक्ट्स तो पेपर वर्क स्टेज में ही फंसे रह जाते थे। ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी हर्डल्स के कारण लैंड पोजीशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस दोनों में डिलेज हो जाते थे। थर्ड चैलेंज था एनवायरमेंटल हर्डल्स। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हाईवेज बनाने के लिए फॉरेस्ट अप्रूवल्स, पोल्यूशन क्लियरेंस और दूसरे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ते थे। इनके कारण कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते थे और जैसे मैंने बताया, इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज अपने फाइनेंशियल लिमिट से भी ज्यादा बिड करते थे। इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स 70% तक डेट फंडेड हो सकते थे। तो किसी भी डिले के कारण कंपनीज पे इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन और कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर बढ़ जाता था और इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट्स 12 to 13% थे। ये एक हाई इंटरेस्ट रेट था। मतलब डिलेस के साथ साथ हाई रेट्स के कारण कंपनी के फाइनेंसेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता था। इन चैलेंजेस के कारण बॉट मॉडल फेल हो गया
और बॉट मॉडल की जगह दो अलग मॉडल्स चूज किए गए, ईपीसी या इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और हैम या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। चलिए अब इन दोनों मॉडल्स को समझते हैं। सबसे पहले ईपीसी। इस मॉडल में पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैंडल करती थी, लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस और फाइनेंसिंग। प्राइवेट प्लेयर्स बस एक फिक्स्ड फीस के लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन हैंडल करते थे। ये मेथड सेफ और प्रेडिक्टेबल था, लेकिन इसमें पूरे हाईवे कंस्ट्रक्शन का फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे आ जाता था। दूसरा मॉडल था हैम। ये मॉडल काफी सोफिस्टिकेटेड था। किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस का 40% गवर्नमेंट बियर करता था और 60% प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज। हाईवे के कंस्ट्रक्शन के बाद गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी को 15 ईयर्स तक एन्युटी पे करती है ताकि कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाए। इस मॉडल में गवर्नमेंट टोल नहीं लेवी कर पाती थी, लेकिन उसे गवर्नमेंट से रेगुलर पेमेंट्स मिलते थे। इन दोनों मेथड्स में हैम ज्यादा पॉपुलर हुआ। भारतमाला परियोजना एक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए इकोनॉमिक सेंटर्स, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब्स को हाई स्पीड कॉरिडोर्स के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के लगभग 58% प्रोजेक्ट्स हैम मॉडल में कंस्ट्रक्ट हुए थे और ईपीसी मॉडल में 41% प्रोजेक्ट्स थे। बॉट प्रोजेक्ट्स में बहुत कम रिकवरी हुई और इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.41% था। ये मॉडल सक्सेसफुल हुए, रोड्स और हाईवेज कंस्ट्रक्ट हुए, प्राइवेट प्लेयर्स को प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स मिले। लेकिन बॉट मॉडल की तरह ही इन मॉडल्स में भी एक फ्लॉ था। चाहे ईपीसी मॉडल हो या हैम, दोनों केसेस में गवर्नमेंट को पैसे इन्वेस्ट करने होते थे। एज अ रिजल्ट 2014 में गवर्नमेंट का 23,300 करोड़ रुपीस का डेट मार्च 2023 तक 3,42,000 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, और इन दोनों मॉडल्स के फेलियर के बावजूद गवर्नमेंट ने फिर से एक बार कोशिश की। इस बार ग्रांट्स और फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंड करने की जगह गवर्नमेंट ने अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स का वैल्यू अनलॉक करने का प्लान किया। इन एसेट्स की वैल्यू लगभग 3.5 to 4 लाख करोड़ रुपीस है। गवर्नमेंट के लिए एग्जिस्टिंग हाईवेज उनके एसेट्स हैं और अब वो इन्हें मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। बॉट, ईपीसी और हैम प्रोजेक्ट्स में कंपनीज हाईवे के फ्यूचर पोटेंशियल पे बेट्स लेते थे। प्रोजेक्शंस के फेलियर का थ्रेट इन मॉडल्स को रिस्की बनाता था। इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग भी एक चैलेंज था। गवर्नमेंट या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे डेट और रिस्क का बर्डन भी पड़ता था। लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल के अंडर गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग एसेट्स और उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सकेंगे। इस मॉडल में फंड्स पब्लिक से रेज किए जाएंगे, तो एक बड़ा पूल ऑफ फंड्स तो बन जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल बर्डन बहुत लो होगा। ये एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल 3 पिलर्स पे काम करेगा। एक नया टीओटी या टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, इनविट ट्रस्ट से फंड रेजिंग, और एक एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू सिक्योरिटाइजेशन। चलिए इन तीनों पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टीओटी मॉडल। टीओटी या टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल बॉट मॉडल का एक अपग्रेड है, लेकिन यहाँ एक मेजर डिफरेंस है। प्राइवेट प्लेयर से हाईवेज बिल्ड करवाने की जगह गवर्नमेंट फिनिश्ड रोड्स ऑक्शन में बेचता है। हाईएस्ट बिडर को नेक्स्ट 20 to 30 इयर्स के लिए टोल कलेक्शन राइट्स मिलते हैं। इन हाईवेज के प्रूवन ट्रैफिक पैटर्न्स होते हैं, मतलब कंपनीज ब्लाइंड बेट्स नहीं लेते। इस मॉडल के रिजल्ट्स भी इंप्रेसिव रहे हैं। अभी तक 11 टीओटी बंडल्स का ऑक्शन हो चुका है, जिनका डिस्टेंस 2564 किलोमीटर्स है। टीओटी मॉडल के अंडर इन एसेट्स को मोनेटाइज करके ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ रुपीस रेज किया गया है। इन बिड्स में मक्वारी जैसे इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, अदानी जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स और क्यूब हाईवेज जैसे स्पेशलाइज्ड फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। सेकंड पिलर है इनविट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट्स को बहुत सिंपली समझें तो इन्हें रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड्स मान सकते हैं। इनविट्स के लिए मल्टीपल कंप्लीटेड हाईवे प्रोजेक्ट्स को एक साथ बंडल किया जाता है और एक ट्रस्ट इन बंडल्स को ओन करता है। इन्वेस्टर्स इन ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदते हैं, जिससे उन्हें हाईवेज के बंडल्स के टोल रेवेन्यू का एक शेयर मिलता है। इनविट्स से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस भी हैं। इनविट्स को अपने फंड्स का एटलीस्ट 80% कंप्लीटेड इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होता है। इनविट्स को अपने कैश फ्लोज का कम से कम 90% यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। NHIT यानी नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट NHAI का इनविट है। 2020 से इस ट्रस्ट ने 4 फेजेस में 2345 किलोमीटर्स का एसेट मोनेटाइज किया है और मोर देन 43,000 करोड़ रुपीस रेज किया है। NHIT में कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान और 350 और ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। एसेट मोनेटाइजेशन का थर्ड पिलर है एसपीवीज के थ्रू सिक्योरिटाइजेशन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए NHAI एसपीवीज या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाती है। ये एसपीवीज फ्यूचर रेवेन्यूज को सिक्योरिटाइज करते हैं, मतलब ये हाईवे प्रोजेक्ट्स के टोल रेवेन्यूज को इजी टू डिस्ट्रीब्यूट बनाते हैं। इस मॉडल ने अभी तक 46,000 करोड़ रुपीस रेज किया है। इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू अभी तक 1,40,000 करोड़ रुपीस का एसेट मोनेटाइज हो चुका है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के 1,60,000 करोड़ रुपीस के टारगेट का 88% है। लेकिन NHAI यहीं नहीं रुक रहा।
इस ऑर्गेनाइजेशन के और भी फ्यूचर प्लान्स है। NHAI के पोटेंशियल 60,000 करोड़ रुपीस के फंड रेज में से 40,000 करोड़ रुपीस पहले रेज होगा। इस फंड रेज के लिए NHAI 20,000 करोड़ रुपीस के इनविट ऑफरिंग्स लाएगी। इनविट्स के एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू NHAI ने 3.3 लाख करोड़ रुपीस का डेट 2.4 लाख करोड़ रुपीस तक रिड्यूस कर लिया है। तो इनविट्स के थ्रू NHAI का कंडीशन इंप्रूव तो हो रहा है, लेकिन NHAI फ्यूचर में 3 मेजर चैलेंजेस फेस कर सकता है। NHAI फाइनेंशियल ईयर 26 में फिर से फंड्स रेज करने का प्लान कर रहा है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन इनविट्स अभी भी एक नया इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया का पहला इनविट 2017 में ही रिलीज हुआ था। अगर NHAI ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट सेट करता है तो मार्केट का छोटा साइज शायद सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड ना कर पाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक तरफ NHAI ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स रिजर्व करके अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फंड करना चाहेगा, वहीं इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट्स का मैक्सिमम रिटर्न मिले। प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू के करेक्ट यूज को लेके NHAI और इन्वेस्टर्स में डिफरेंस बढ़ सकता है। एग्जीक्यूशन भी एक चैलेंज है। एसेट मोनेटाइजेशन का सक्सेस एसेट के ऑप्टिमल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। हाईवेज का ट्रैफिक ग्रोथ, उनसे जनरेट होने वाला टोल और मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे फैक्टर्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को काफी अफेक्ट करेंगे। इन मैट्रिक्स में कोई भी वीकनेस फ्यूचर फंड रेजेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। TOT मॉडल एग्जिस्टिंग मॉडल से एक अपग्रेड तो है, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि वो इस मॉडल पे ज्यादा डिपेंड ना करे। ये मेथड NHAI के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये बस एक फंड रेजिंग ऑल्टरनेटिव है। आपको क्या लगता है, क्या TOT मॉडल सक्सेसफुल होगा या ये भी बॉट, EPC और हैम मॉडल जैसे फेल हो जाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।